आज हम 9वीं कक्षा विषय इतिहास पार्ट 2 भारत 1960 के बाद की घटनाएं की जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत देश जब 1947 के बाद में आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद में 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और 1950 में से इन्फोर्समेंट में लाया गया। तो ये जो हमारा भारत का संविधान है विविध भाषा धर्म जाति के आधार पर बनाया गया था और योजना आयोग का गठन किया गया ताकि औद्योगिकरण को प्राथमिकता मिल सके। तो हमारा जो भारत का जो लोकतंत्र है जो 1950 में संविधान में से इन्फोर्समेंट किया गया, तो ये जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो भारत का जो पहले जो भारत हमारा 4 पुरुषार्थ में चल रहा था, 4 पुरुषार्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन सबको परे करके भारत का संविधान बनाया गया और संघराज्य स्थापित किया। उसके बाद में हम 1960 के दशक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो 1960 के दशक में पुर्तगालियों के अधीन में गोवा दीव दमन था, उसको छुड़ाने के बाद में भारत देश में संघराज्य में स्थापित हो गया। 1950 के बाद में भारत ने गोवा दीव दमन को भारत देश में विलीन किया और संघराज्य स्थापित किया। तो भारत चीन का तनाव भी 1950 में शुरू हुआ। जो मैकमोहन रेखा स्थापित करने के बाद में 1950 का जो भारत चीन का जो तनाव था, जो युद्ध था, वो मैकमोहन रेखा के तहत उसे खत्म किया गया। 1965 में, उससे पहले 1950 में जब 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई, नेहरू के कार्यकाल में जब जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम बने तो उनके कार्यकाल में भारत और चीन में जितना टेंशन था खत्म किया गया और मैकमोहन रेखा लागू की गई। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद में 1965 में शास्त्री पीएम बने और 1965 में भारत पाक कश्मीर का समस्या दोनों का बीच का मुद्दा स्थापित हुआ। तो 1965 में और 1964 में नेहरू की मृत्यु होने के बाद में शास्त्री पीएम बने और 1965 में उनके कार्यकाल में भारत पाक युद्ध डबल से हुआ और कश्मीर समस्या को सामने रखते हुए उन्होंने भारत पाक समस्या को हल किया। हल करने के बाद में जो उनके दोनों भारत पाकिस्तान के बीच में सोवियत संघ आया, सोवियत संघ ने आर्बिट्रेशन करने के बाद में बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद में हमारे जो शास्त्री पीएम बने थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और 1966 में शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ और 1966 के बाद में इंदिरा गांधी भारत की पीएम बनी। तो वर्ष 1960 के बाद का दशक वर्ष 1970 के दशक के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 1971 में फिर इंडो पाक युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में बांग्लादेश एक आजाद देश बना और आजाद देश बनने के बाद में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्व पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलन करने के कारण पूर्व पाकिस्तान के करोड़ों लोग भारत देश में शरणार्थी बने और उस टाइम में इंदिरा गांधी पीएम बनी थी। तो 1975 में इंदिरा गांधी के पीएम बनने के बाद में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया गया और 1974 में राजस्थान के पोखरान में परमाणु परीक्षण किया गया और 1975 में सिक्किम भारत में विलय हुआ और 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार बनने के बाद में इंदिरा गांधी के ऊपर साधनों का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया, जिसके कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस डाला गया और उसकी सुनवाई पूरे देश में फैल गई और पूरे देश में जो आंदोलन चलाया गया था इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए जा रहा था। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया और 1975 से लेकर 1975 से लेकर 1977 में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के बाद में कांग्रेस की हार हो गई और हार होने के बाद में कांग्रेस पूरी तरह से हार होने के बाद में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई की पार्टी बनने के बाद में आपस में मतभेद होने के कारण उनकी सरकार गिर गई। तो जनता पार्टी सरकार गिरने के बाद में चरण सिंह पीएम बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद में 1974 के बाद में जो वो मोरारजी देसाई की सरकार गिरी जनता पार्टी के बाद में उसका चरण सिंह ने भारत देश का नेतृत्व किया। हाँ, उसके बाद 1980 का दशक आया। 1980 के दशक में फिर से कांग्रेस सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद में इंदिरा गांधी पीएम बनी और पंजाब में सिखों ने आजाद स्वतंत्र खालिस्तान की मांग की और मांग करने के बाद में इसका जो आंदोलन चलाया जाया था, गुप्त चरों के या गुप्त खुफिया से पता चला था कि जो भी खालिस्तान की मांग की जा रही थी तो स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है पंजाब में आतंकवादियों ने शरण लिए रखी थी और वो शरण देने वाले एससी की या पंजाब की खालिस्तान मांग करने वाले जिसे समर्थन पाकिस्तान दे रहा था, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर
अभियान चलाया और वहां के आतंकवादियों को मार गिराया, जिसके कारण पूरे सिख जातियों में शुद्ध और वो नाराज हो गए और उनके जो बॉडीगार्ड था वो बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया। इसके बाद में इंदिरा गांधी की मौत होने के बाद में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और हत्या होने के बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उल्फा संगठन के कारण आंदोलन बहुत तीव्र हो गया। अर्थव्यवस्था अच्छी बनाने के लिए राजीव गांधी ने बहुत सुधार किए और सुधार करने के बाद में उन्होंने सबसे ज्यादा श्रीलंका के जो हमारे मद्रासी कन्नड़ जो बहुल इलाके वगैरह जो भाषाई लोग थे उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया, जिसके कारण श्रीलंका की राजनीति में इनका इंटरफेयर करने के कारण लिट्टे समर्थक नाराज हो गए और लिट्टे समर्थक ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो राजीव गांधी की हत्या करने से पहले भी उनके ऊपर बोफोर्स कंपनी के मुद्दे के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उन्होंने घोटाला वगैरह किया, जिसके कारण कांग्रेस को पराजय हुआ। और यहाँ पर बोफोर्स कंपनी के द्वारा जो मुद्दे सामने लाए गए तो उसके कारण कांग्रेस पराजय होने के बाद में जनता पार्टी के विश्वनाथ प्रधानमंत्री बने। इनके बाद 1990 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में वर्ष 1991 की बात के परिवर्तन आया तो 1991 में बहुत उथल पुथल हुआ। तो 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ और विश्व युद्ध का जो शीत युद्ध चल रहा था वो शीत युद्ध खत्म हुआ और शीत युद्ध खत्म होने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के बाद में हमारे भारत देश में संचार निगम द्वारा इंटरनेट संगणक का आविष्कार पीएम नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा हुआ और उनके बाद में उन्हीं के कार्यकाल में 1992 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ जो बाबरी अयोध्या के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई। तो 1996 से लेके 1999 तक एचबी देवगौड़ा गुजराल ये सरकार के बाद 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान उन्होंने अलग अलग प्रकार से परीक्षण वगैरह किया, जो अनुसंधान वगैरह और यहाँ पे हमारे जितने भी न्यूक्लियर बम्स वगैरह बनाना और नए नए उपकरण वगैरह तैयार करना, सैटेलाइट वगैरह बनाना, उनके कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान से मित्रता समझौता भी स्थापित किया और पाकिस्तान से कंधे से कंधा मिलाने के या मित्रता स्थापित कर चलने का भी उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात आती है तो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ाया और भारत की अर्थव्यवस्था एकदम चरम सीमा पर चल गई और अलग प्रकार के जितने भी हमारे जो मॉडर्न एज के न्यू साधन संसाधन है, संगणक, कंप्यूटर वगैरह सब प्रकार से वैश्वीकरण का आविष्कार यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में हुआ। और उसके बाद में हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आविष्कार किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 1965 में हरित क्रांति डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने की थी। उसके बाद में हमारे परमाणु ऊर्जा के जो समर्थक थे होमी बाबा ने 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से भेजा और इस प्रकार से हमने 1975 में पहला उपग्रह स्थापित किया। इस प्रकार से हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी में आविष्कार किया और उसमें हमने तरक्की की। उसके बाद में हम सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के बारे में बात करेंगे तो सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन लाया। सभी हमारे धर्म, भाषा, विविध भाषा, जाति, धर्म के लोग एक साथ मिलकर हम आगे प्रोग्रेस करना आरंभ किया। इस प्रकार से हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे आविष्कार होता गया और हमने उसमें ज्यादा से ज्यादा तरक्की के। उसके बाद में आप लोग वैश्वीकरण देखेंगे। तो आज हम मॉडर्न एज में आने के बाद में भारत देश ने पीवी नरसिम्हा राव के अध्यक्षता में उनके बाद में जो अर्थव्यवस्था संभालते हुए हमारे मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का आविष्कार किया और भारत देश को अलग अलग प्रकार से वैश्वीकरण पे लाया और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था सुधारना चाहिए और वैश्वीकरण द्वारा दूसरे देशों में पूरे वर्ल्ड में एक देश दूसरे देश में आयात निर्यात कर सके। मार्केट एरिया यानी वैश्वीकरण मतलब एक मार्केट एरिया बनाया गया कि कोई भी देश किसी भी साथ में आहार व्यवहार कर सकता है। इसलिए वैश्वीकरण के द्वारा G20 में भारत देश का समावेश है, ब्रिक्स में भारत देश का समावेश है, जिसमें ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का समावेश होता है। तो वैश्वीकरण के द्वारा मोबाइल इंटरनेट का आविष्कार हुआ। मोबाइल इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटराइज होने के बाद में हमने तरह तरह के आविष्कार किए। आज हम मॉडर्न एज में आकर खड़े हुए, ये सब ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ।